जिन लोगों को लग रहा था कि प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों के लिए आई बुरी खबर। सुप्रीम कोर्ट तैयार, यूजीसी पर घिरती जा रही है सरकार। पूरे देश में मचा बवाल, सरकार पर दबाव, प्रदर्शन तेज, यूजीसी पर आएगा कोर्ट का फैसला। कई लोग कह रहे थे कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे कि सवर्ण लोग बिना मतलब का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब इस मामले पर जो अपडेट सामने आई है वो सरकार के लिए टेंशन वाली है। यूजीसी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कितनी बड़ी राहत ये प्रदर्शनकारियों के लिए है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कर सकता है, 24 घंटे में आगे क्या होने वाला है, सरकार पर क्यों भारी है, क्या इस कानून को वापस लिया जा सकता है या नहीं, चलिए हम आपको सब कुछ बताते हैं इस डिबेट में। नमस्कार, स्वागत है आपका नाव उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दरअसल 13 जनवरी 2026 को एक नया गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको लेकर के देश भर में अब बवाल मचा हुआ है। दरअसल रोहित वेमुला केस के बाद ही सरकार ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर के गई थी रोहित वेमुला की मां और एक मुस्लिम महिला, और वकील थी इंदिरा जयसिंह। उसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, असंतोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बात अब सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस तक नहीं सीमित है। ये बात सड़कों से लेकर के अब कोर्ट तक जा पहुंची, यानी जहां से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी वहीं पर ये आ पहुंची है। और इस मुद्दे पर तमाम जो दर्शक हैं वो भी हमसे लगातार जुड़ चुके हैं और गेस्ट हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनका भी तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर हैं, वो यहाँ पर हमसे बातचीत करेंगे। इस मुद्दे पर कानूनी क्या दावपेच हैं वो हमको जरूर समझाएंगे। प्रणाम भाई साहब। तौर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं विनय पांडे जी, अध्यापक के तौर पर अपनी राय रखेंगे। इसके अलावा वो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। और इतना ही नहीं, हमारे साथ विपिन गुप्ता जी भी जुड़ेंगे, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका काफी सोशल मीडिया में इनका काफी फैन फॉलोइंग है और लोग इनको जानना और सुनना पसंद करते हैं, और ये बीजेपी के भी सक्रिय कार्यकर्ता में से एक हैं। तो आप सभी का स्वागत है ना उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला सवाल, ये जो प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके तीसरे सी में, यानी जो क्लॉज है इसका तीसरा सी, इसको लेकर के ऑब्जेक्शन है कि भाई इसकी जो परिभाषा दी गई है वही भेदभाव के नाम पर है, जबकि इसका जो इंटेंशन है इस बिल का वो यही है कि भेदभाव को समाप्त किया जाए हायर एजुकेशन में। तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है। लेकिन अब मामला कोर्ट में जा चुका है, तो हम सीधे जानने और समझने की कोशिश करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी से। सर, ये बताइए, मामला कोर्ट से शुरू हुआ था और एक बार फिर से कोर्ट पर जा पहुंचा है। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी याचिका दायर की गई है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों की एक तरह से रक्षा करने के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 14, 15 और क्या ये 21 का हनन नहीं कहा जाएगा, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कहा जाएगा? जी देखिए, पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में गई है, आई हैव नॉट सीन द ड्राफ्टिंग ऑफ दैट पिटीशन व्हिच हैज बीन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि पिटीशन पे जिस दिन भी ये बहस होगी तो एट द इंस्टेंस सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है वो कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास करेगा। वजह इसकी ये है कि लॉ में एक वर्ड है, आपने रिजर्वेशन तो आपने सुना होगा, लेकिन ये रिवर्स रिजर्वेशन की ओर जो है वो आपको लेके जाएगा। Where are the penalties to the persons against the persons who has raised the false complaint? क्या ऐसा कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और या उसको ऐसा ड्राफ्ट किया जा सकता है उस फाउंडेशन के ऊपर जिसमें आप जो कंप्लेनेंट है और वो फ्रिवलस कंप्लेंट अगर फाइल करता है और फ्रिवलस कंप्लेंट फाइल होने के बाद में एडमिटेडली ये फैक्ट आ जाता है कि दिस इज अ फॉल्स कंप्लेंट, फ्रिवलस कंप्लेंट, और उसके खिलाफ कोई पेनाल्टी का प्रोविजन नहीं। Can there be a situation like this? It is against the principle of natural justice. It promotes, ये प्रमोट करता है रिवर्स रिजर्वेशन को,
ये डोमिनेंट मेजोरिटी जो है, आप रिजर्वेशन तो दीजिए, लेकिन नाउ यू आर इंक्रोचिंग एंड अफेक्टिंग द पीपल हु फॉल इन द डोमिनेंट एंड द जनरल कैटेगरी। आप उनके जोन में एंटर कर रहे हैं। वेयर आर द पेनाल्टीज? बिल्कुल कोई पेनाल्टी का प्रावधान नहीं है। धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी ने ये कहा है, और साथ ही साथ ये रिजर्वेशन है, और जो सोशल जस्टिस की बात कही जाती है, समानता की बात की जाती है, उसमें इसका हनन देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिर सरकार ने कैसे सोचा कि सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ ही उत्पीड़न नहीं हो सकता, ऐसा कैसे सोच लिया? सिर्फ जो उत्पीड़न होता है वो SC, ST और OBC के साथ ही होता है, महिलाओं के साथ होता है, दिव्यांग के साथ होता है। ऐसा कैसे सोचा गया और इस तरह से गाइडलाइन कैसे जारी की गई? हम विनय पांडे जी से जानना चाहेंगे। पांडे जी, पहले तो हम देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब अचानक से एक वर्ग को दरकिनार करते हुए एक तरह से वन साइडेड बिल ला दिया गया है, वो भी कोई राजनीतिक अखड़े में नहीं बल्कि विश्वविद्यालय कैंपस में, जहां लोग भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, छात्र एक उज्जवल भविष्य देखते हैं। अब तो वो कैंटीन में, मेस में, क्लासरूम में अपने दोस्तों यारों से बातचीत करने से पहले उसकी जाति पूछेगा, ये पूछेगा कि कहीं आप SC, ST, OBC तो नहीं है, कहीं आप हमें फंसा तो नहीं देंगे। तो जनरल जो है उसके साथ मानसिक उत्पीड़न क्या नहीं होता है? देखिए, सबसे पहले तो नाउ उत्तर प्रदेश के सारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, और यहाँ पर द्विवेदी जी को बहुत सादर नमस्कार, गुप्ता जी को बहुत सादर नमस्कार, हमारे अभिषेक पांडे जी को भी सादर नमस्कार। मैं आज जो आपने एक बात कही कि जब बच्चे कैंटीन में बैठेंगे, तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से अपना एक आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि मैं UGC के काले कानून का पुरजोर विरोध करता हूं, और मैं मोदी जी को और योगी जी को कहना चाहता हूं, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा कांप उठेगा इनकलाब के नारों से। आज पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर शहरों में आपका UGC का बहुत कड़ा विरोध हो रहा है, और आने वाले समय में UGC को जब तक मोदी सरकार, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इसको अगर मेंशन नहीं करते हैं, तो हम सवर्ण समाज के लोग, सवर्ण समाज के साथ जिस तरीके से ये अत्याचार कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि जब कोई स्टूडेंट पूछेगा उसको मिलने से पहले, उसके साथ चाय पीने से पहले कि तुम SC हो, ST हो, OBC हो, मतलब ये आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी शैक्षणिक संस्थानों में एक बड़ा भेदभाव पैदा करने का काम किया जा रहा है। मतलब यह हिंदुओं को ही आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। इनका काम सबका साथ और सबका विकास नहीं है, इनका काम मात्र अडानी का साथ और अंबानी का विकास, इस तरीके की बातें करते हैं। और UGC की जो गाइडलाइन है, अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा या सच्चा आरोप लगाता है, भले ही आरोप वो झूठा हो, मगर उसको कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो मतलब उसको छूट है। मगर जिसके ऊपर उसने झूठा आरोप लगाया है, उसको विदाउट इन्वेस्टिगेशन, बिना जांच के उसको अपराधी बना दिया जाएगा। ये UGC की ये यही एक बड़ा सवाल है विनय पांडे जी, इसी पर ही बहस हो रही है कि आखिर जो दूसरा है, जो अपने आप को निर्दोष तक नहीं सिद्ध कर पाए, वो कैसा न्याय है? क्योंकि न्याय तो समानता पर पारदर्शिता की बात करता है, वो अमीर गरीब और जातिगत भेदभाव, लिंग भेदभाव देख करके न्याय नहीं किया जा सकता है। और हम इस पर धीरेन्द्र जी से भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या SC ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो रहा। लेकिन उसके पहले हम चलेंगे विपिन गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी, ये बताइए, अभी तक तो हम देख रहे थे कि सरकार को जो 2019-2024 में एक बड़ा मैंडेट प्राप्त हुआ था, वो जनरल कैटेगरी की तरफ से हुआ था 53%, यानी सरकार बनाते थे। एक के बाद हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी में SC वर्ग हो उसको 15% आरक्षण मिला है, OBC को 27% आरक्षण मिला है, ST को करीब 7.5% आरक्षण दिया गया है। नौकरी में आरक्षण है, SC ST एक्ट ऑलरेडी है, तमाम विशेष अधिकार दिए गए हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ भी ज्यादातर इन्हीं कैटेगरी के लोगों को मिलता है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर इस तरह की, हम कहेंगे कि जिस हिसाब से इक्विटी स्क्वाड बनाया जा रहा है, इक्विटी कमेटी बनाई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें SC ST और OBC ही रहेंगे, जनरल कैंडिडेट कोई रह ही नहीं सकता है। आप समझिए कि न सिर्फ छात्रों के बीच ये सब मुकदमेबाजी शुरू हो सकती है, बल्कि रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल, प्रोफेसर,
तमाम जो भी लोग हैं, क्योंकि इसमें समय सीमा भी तय की गई है कि कार्रवाई की जाए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने क्या ये सोचा कि जनरल कैटेगरी ही उत्पीड़न करती आ रही है? क्या बीजेपी ने ये सोचा कि जनरल कैटेगरी का वोट बैंक अब हमको नहीं चाहिए, हम स्वतः SC ST OBC के दम पर ही सरकार बना सकते हैं? जी देखिए, कांग्रेस के जो भाई साहब बोल रहे थे उनकी आवाज तो हमारे तक नहीं आई, लेकिन आपने जितनी बात बोली सब समझ पहले गए। आप जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है कि सबका साथ सबका विकास, और अभी तक क्या SC ST एक्ट नहीं था क्या? अभी भी था। अभी एक बड़े तबका, बहुत बड़ा तबका इफेक्ट हो सकता था, लेकिन जो होता था ऐसा कुछ नहीं था। जब कभी कोई गलत केस होता था तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता था। इसमें दो राय नहीं कि आज अगर सवर्ण पर ही अगर हम किसी सवर्ण व्यक्ति के ही खिलाफ कुछ करेंगे, झूठा करेंगे, तो वो भी झेलेगा और हम भी झेलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जब तक उसका मुकदमा ना हो, जब तक उसका कोई आदेश ना आ जाए, या जब तक उसको सुलझाया ना जाए। यही सेम चीज अगर आप इसमें देखेंगे UGC केस में, तो अगर हम दबे कुचलो और इन सभी केस को साथ लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस क्यों बौखला रही है? किस बात के लिए बौखला गई है? तो भारतीय जनता पार्टी तो इसी सिद्धांत पर काम कर रही है और वही करेगी। हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस को दिक्कत क्या है। क्या उन्हें SC ST OBC दिव्यांग दबे कुचले लोगों के साथ अगर कोई न्यायपूर्ण बातें हों तो उनको कष्ट है क्या? तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस दिशा में कांग्रेस अपने आप को ले जा रही है। न्याय संगत बात करने में उनको तकलीफ है, वो क्यों बौखलाने लगते हैं? वो सीधी बात क्यों नहीं समझते हैं कि हमें उनका भी ध्यान रखना है, जिनको समाज दबा कुचला कहती है, जिनको समाज उपेक्षित जिनको माना जाता है। आखिर ये माना तो जाता ही है। अगर ये नहीं माना जाता तो माइनॉरिटी शब्द क्यों होता, SC ST शब्द क्यों होता? तो कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ऐसी चीजें हैं। लेकिन अब यही चीज मैं कहूंगा कि कोई भी चीज को समझने के बजाय ये चित भी मेरी पट भी मेरी और अंता मेरे बाप का के सिद्धांत पर कांग्रेस बात करेगी, जबकि उनका बुद्धि विवेक कहीं काम नहीं करता। उन्होंने इसके पहले संविधान बचाओ का नारा लगाया था। अब आप देखिए किसको बेवकूफ बनाया था? सवर्णों को, पढ़े लिखों को तो ये बेवकूफ बना नहीं पाए, तो किसको बेवकूफ बनाए? पूरे भारत को पता है, जितने पढ़े लिखे सवर्ण लोग हैं उन सबको पता है, और ज्यादातर ऐसे लोगों को पता है कि कांग्रेस अपने शासन काल में संविधान को तोड़ मोड़ सब कुछ कर डाला था। बस किसको नहीं पता गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है उस पर आप बयानबाजी करें, हमें बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। अगर जनरल कैंडिडेट को जो 2019-2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मैंडेट दी है, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, अगर उसी कैंडिडेट को, उसी युवा वोट को अगर दरकिनार करके कोई कानून बनाया जाएगा, तो क्या नहीं लगता आपको ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का भी उल्लंघन है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? हम कहते हैं आप रेगुलेशन लाइए, क्योंकि मामले होते हैं, OBC SC ST के साथ मामले होते हैं, हम इसको नहीं दरकिनार कर रहे हैं। 2019 से 2023 के मुकाबले कहा जा रहा है 118% मामले बढ़ रहे हैं। UGC के इस तरीके के केस, 118% जो आप जो 118% मामले हैं गुप्ता जी, उसको अगर आंकड़ों में देखें तो वो 175 मामले से 315 तक ही हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस पूरे देश भर में है, हजारों लाखों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में छात्र हैं। ऐसे में आप सोचिए कि जो ये मामले रिकॉर्ड हो रहे हैं वो 0.9999% हैं। अब इसको लेकर के पूरे 100% आबादी को लेकर के आप एक नया कानून लाएं जिस पर साफ तौर पर कोई निर्दोष खुद को साबित ही ना कर पाए, उसको डिफेंड करने का अधिकार ना हो। आप सुरक्षा और समानता के लिए ये बिल ला रहे हैं, लेकिन सुरक्षा तो है ही नहीं। जनरल कैटेगरी के लिए सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, सुरक्षा तो मौलिक अधिकार है। आप किसी कैंपस में गए, आपकी कोई दुश्मनी हो गई, मारपीट हो गई, कोई किसी लड़की से कोई मामला हो गया, पारिवारिक विवाद हो गया, तो आप इस मामले में लपेट देंगे। खैर, SC ST एक्ट का क्या दुरुपयोग नहीं हुआ ये हम जानेंगे धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी से। SC ST एक्ट आप जो कह रहे हैं अभिषेक जी, आपने जितनी बातें कही हैं वो पहले जान लीजिए कि यूनिवर्सिटियों में अभी तक यूनिवर्सिटियों में अभी तक 0.0018% तक का फर्क पड़ा है, इससे ज्यादा नहीं पड़ा था। न ही कंप्लेन ऐसे आए थे। इतनी छोटी संख्या के कंप्लेन को आप जबरदस्ती निगेटिविटी की दिशा में जाना क्यों चाहते हैं, और जबरदस्ती उस चीज की बातें करना क्यों चाहते हैं? अगर आप दबे कुचलों को मौलिक अधिकार पर बात कर रहे हैं तो आपको दर्द किस बात का है?
दबे कुचलों को सबको मौलिक अधिकार दिया जाए, लेकिन जनरल कैटेगरी को भी मौलिक अधिकार का हक है। जनरल कैटेगरी को मौलिक अधिकार का हक है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अब दोबारा सुनवाई करने वाली है। लेकिन नहीं, ये तो अच्छी बात है पांडे जी, गुप्ता जी, आपसे कहूंगा कि अब धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। ST एक्ट का क्या दुरुपयोग नहीं हुआ, आखिर क्या वजह थी कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन को शीतकालीन सत्र में कहना पड़ा कि SC ST एक्ट हो या जितने स्पेशल एक्ट हो, इसको अब समाप्त करने का समय आ चुका है। क्या इसका दुरुपयोग नहीं हुआ धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी? ये इस पर जवाब पूछ लीजिए जरा गुप्ता जी से हमारे। अभिषेक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। ये जो आपने अभी एक शब्द बोला था जनरल कैंडिडेट के लिए, और ये शब्द आपने कहा था कि उसको साबित करना पड़ेगा, अपनी नॉट गिल्टी को उसको प्लीड करना पड़ेगा। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट और कार्डियल प्रिंसिपल है, जिसको हम समझ लें कि व्हाट इज द रियल डिफिकल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बिल। इस बिल को जब आप देखेंगे, थॉरोली एग्जामिन करेंगे, तो दो डेफिनेशन तो इसमें जो है वो प्रोवाइड की गई है, एंटी रिटेलिएशन और कॉन्फिडेंशियलिटी। दीज आर द टू डेफिनेशंस व्हिच हैज बीन गिवन इन द ड्राफ्ट ऑफ द बिल। लेकिन मेलाइसियस और फ्रिवलस कंप्लेंट की कोई डेफिनेशन जो है इसमें ड्राफ्ट में नहीं दी गई है बिल में। कंप्लेंट्स की कोई, फ्रिवलस कंप्लेंट की कोई डेफिनेशन है ही नहीं इसमें। अब एक बात आपने ये जो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट प्लीट की थी, जो इसमें टोटल जो इनजस्टिस आएगा कैसे होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोई कंप्लेंट किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई दाखिल की जाती है, तो कंप्लेंट की इंटीमेशन दी जाती है कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है। जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल होती है, उसको ये राइट होता है कि वो कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी को पूछ सके, और उसके बाद में वो कंप्लेंट के बारे में डिटेल्स ले सके, उसके पर्टिकुलर्स को ऑब्टेन कर सके। और तीसरी चीज ये होती है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो ये भी कह सकता है कि भाई मेरे को कंप्लेनेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए परमिट कीजिए। आप समझिए, फॉल्स कंप्लेंट के वजह से, क्योंकि यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, आप बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट होने वाला जो प्रेसिडेंट है, जो जनरल लॉ है, वो यहाँ पे आपने ऑब्सोलीट कर दिया। जो कंप्लेंट फाइल करता है, प्रोसिक्यूशन अगर कोई केस लेकर के आता है, तो पहले उसको एस्टेब्लिश करना होता है कि इस आदमी के द्वारा ये कार्य गलत कारित किया गया। आप ये गिल्ट का प्रिंसिपल उससे छीन रहे हैं। आप सीधे इनोसेंट आदमी या जिसके खिलाफ एलिगेशन है उसी के ऊपर बर्डन शिफ्ट कर दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो बोल दिया गया, अब तुम अपना डिफेंस स्टार्ट करो। बिल्कुल 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की बात है, 15 दिनों के भीतर इसको जांच की जाएगी और बताया जाएगा। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, कोई डिफेंस का मौका नहीं है। जो एक्यूज्ड है वो एक्यूज्ड है, डे 1 से एक्यूज्ड हो गया है, फिर वो डिफेंड नहीं कर सकता है, फिर उस पर जांच होगी और एक्यूटी स्क्वाड है जी। नहीं, इन एज मच एज इसके अलावा जो मैंने बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की है, कंप्लेनेंट के ऊपर से बर्डन हटा दिया गया है, उसको प्राइमा और कोई कठोर सजा का प्रावधान भी नहीं है। जो शिकायत करता है उस पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। यही विनय जी, यही सवाल है कि जो हम कहते हैं ओबीसी SC ST के साथ अन्याय हो रहा है, हम मानते हैं। अब ये बताइए, अगर ये झूठी शिकायत कर दी गई, तो जो सामने वाला जनरल कैटेगरी का लड़का है, छात्र है, जिसका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उसका करियर दांव पे लगा हुआ है, वो जिंदगी बनाने आया है यूनिवर्सिटी में, और उसको ये डर सताएगा कि अगर फेक कंप्लेंट भी हो गई तो मैं तो आगे कुछ करने लायक रहूंगा नहीं, करियर तबाह हो जाएगा। विनय जी, जो हक नहीं मिल रहा है, इस पर बताएं। अभिषेक जी, एक बात ऐड करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो छूट जाएगी। क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन ये है कि जब कोई लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, तो लेजिस्लेचर की मंशा ये नहीं होनी चाहिए कि वो कोई ऐसा लॉ फॉर्म करे जो अगेंस्ट द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी, reservation, all these words are being well defined under the constitution itself. एक इसका लिबरल आप कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप ऐसे रूल्स अगर फ्रेम करते हो
और वो फ्रेम रूल्स जो है वो आपको दिखते हैं और वो ऐसा जनरली प्रतीत होता है कि दीज आर अगेंस्ट द जनरल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम छोड़ दें, जनरल लॉज की बात करें तो अगर जनरल प्रिंसिपल ये कहते हैं कि किसी के खिलाफ अगर कंप्लेंट होती है तो उस व्यक्ति को पूरा राइट है कंप्लेनेंट से कंप्लेंट की डिटेल्स लेने का, उसको क्रॉस करने का। पहले कंप्लेनेंट जो है वो अपना केस एस्टेब्लिश करेगा कि वास्तव में आप सीधे जिस आदमी के खिलाफ अगर कंप्लेंट फाइल हुई है पूरा बर्डन आप उसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। बिल्कुल पांडे जी, क्या इस रूल का दुरुपयोग हो सकता है? पांडे जी, विनय पांडे जी बताएं, क्या इसका दुरुपयोग होने के चांसेस ज्यादा हैं? वो नहीं है, यही सरकार की मंशा है कि देखिए कोई अगर एससी एसटी या ओबीसी स्टूडेंट किसी जनरल स्टूडेंट के ऊपर अगर कोई ब्लेम करता है तो उसको डिफेंस करने का क्यों, मतलब उसको अपनी बात रखने का क्यों नहीं मौका दिया जाएगा? मतलब कुल मिलाकर अभिषेक जी, इसका मतलब क्या पांडे जी, अभिषेक जी क्या कांग्रेस लेट मी कंप्लीट, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। यूजीसी का जो काला कानून, क्या कांग्रेस इस बिल का विरोधी है? ये जल्द से जल्द ये धर्मेंद्र प्रधान कांग्रेस क्या एससी ओबीसी पीडीए के विरोधी है? अपनी बात रखी, मगर वो भ्रमित कर रहे हैं सर, भ्रमित कर रहे हैं सिर्फ। और भ्रमित करने का वो कैसे गारंटी ले सकते हैं? कांग्रेस विरोध कर रहा है इस बिल का, कोई अन्याय नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि नहीं मैं गारंटी लेता हूं। कैसे गारंटी? अगर कोई घटना हो जाएगी, उसकी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो कैसे गारंटी ले सकते हैं कि किसी सवर्ण छात्र के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा? धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं पांडे जी, उन्होंने ये कहा है कि भेदभाव नहीं होगा। हमारे यहाँ पे विपिन जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या इस मुद्दे पर क्या उसका स्टैंड है? साल 2012 में जो ये रूल बना था उसी को साल 2026 में नई दिशा निर्देश के साथ जारी किया गया है कि भाई जो हायर शिक्षा संस्थान है वहां पर समानता की भावना होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आप हमें ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाने से पहले, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद ही इस पर विचार हुआ है, लाने से पहले क्या सही मायनों में जनरल कैटेगरी के बारे में एक पल के भी लिए विचार नहीं की? क्या जो आगे युवा वोटर होने वाले हैं और जो हैं उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा? क्या बीजेपी को अब सवर्ण की जरूरत नहीं है? ये आप हमें बताएं, फिर हम लोग अपनी डिबेट को कंक्लूड करते हैं। अभिषेक जी, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है। आप मुझे 2 लाइन में बताइए, पांडे जी की हैसियत से आए हैं कि कांग्रेस की? अगर कांग्रेस की हैसियत से आए हैं तो ये साफ लाइन 2 लाइन ये बता दे कि क्या कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी या पीडीए के विरोधी है? क्या उनके फेवर में अगर कुछ फैसला होता है तो कांग्रेस विरोध कर रही है क्या? हाँ या ना में बता सकते हो तो बता दें, और ना बता सकते हो तो छोड़ के भागने का मन हो तो भाग जाएं। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर आप एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से और मैं पत्रकार की हैसियत से हूँ। पांडे जी, आप अपनी बात रखिएगा। पांडे जी कांग्रेस के हैसियत से बात कर रहे हैं कि पांडे जी की हैसियत से बात कर रहे हैं? अब देखिए, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, साफ साफ बात करिए, चिल्लाइए नहीं। पहले बताइए कि आप कांग्रेस की हैसियत से ये कह रहे हैं कि ये बिल का विरोध होना चाहिए। कट डाउन ना करके, इसको कट डाउन ना, आप सीधी बात करना ही नहीं चाहते, आप गोल गोल आप बताइए, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता आप हैं, आप जमीनी हकीकत जानते हैं। क्या आपको यूजीसी का विरोध देखने को मिल रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती चालू बीजेपी की, इस पर क्या कहेंगे आप? विरोध होना चाहिए, ये कौन कह रहा है? ये कौन? ठीक है, इसका मतलब कांग्रेस ये स्टैंड कर रही है कि पीडीए का विरोध होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि दलित कुचले इन लोगों का विरोध करा जाए, कांग्रेस ये कह रही है। आवाज ये उठ रही है कि जनरल कैटेगरी को मौका मिलना चाहिए, न्याय मिलने का, खुद को साबित करने का। जनरल कैटेगरी का पूरा मौका है, किसी भी अधिकार, किसी भी व्यक्ति का हनन नहीं हो रहा है, कोर्ट मौजूद है, किसी का हनन नहीं हो रहा है। लेकिन बिल्कुल यही सबसे जरूरी है कि समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार सबको है। और सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर कोई पहुंचता है तो सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए, वहां जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही एक बड़ा सवाल है। आप सभी तमाम दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। आज की डिबेट में जुड़ने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।